फिनोल का कलर पिंक हो जाता है। और एनसीईआरटी में बताओ फिर क्या पढ़ के आए हो, क्या लिखा है इसमें? एयर की प्रेजेंस में कलर पिंक हो जाता है। दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेंजोक्विनोन। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन हम खुद करवा दें डाइक्रोमेट से तब भी ये बन जाता है, इसे कहते हैं बेंजोक्विनोन। इससे इसका कलर आ जाएगा, कौन सा कलर आता है? पिंक कलर आता है। ठीक है, तो फिनोल की रिएक्शन में एक रिएक्शन रह गया था। ये हमें क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसे भी मिलेगा, बैक एक्सरसाइज में भी। कई बार पुरानी बोतल हम खोलते हैं फिनोल की, वैसे तो इसका कोई कलर होता नहीं, लेकिन पिंक क्यों दिखाई देता है? कितने पेज पे बेटा ये? 343 पे है। और ये पिंक क्यों दिखाई देता है? दैट इज ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन। इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। बनता क्या है? नेम लिख लो, बेंजोक्विनोन। ठीक है, कर लो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिहाइड्रेशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमने पढ़ा है, कार्बोकेटाइन बना के। एक रिएक्शन एनसीईआरटी में ऐसे दिया है प्रेपरेशन ऑफ ईथर में कि इथेनॉल देके दो टेम्परेचर लिख रखे हैं, 443 केल्विन एंड 413 केल्विन। अगर तो हाई टेम्परेचर रहता है, हमने तो इसका अल्कीन बनाना सीखा है, अल्कीन बनता है वाटर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन यही सीखा है। लेकिन एक याद कर लो, अगर टेम्परेचर लो लिखा हो, दो चीजें ऐसे लिखी हो, तो फिर दो अल्कोहल में से एक वाटर निकलता है। दो अल्कोहल में से एक वाटर निकल के ईथर बनता है, एक अल्कोहल और दूसरा अल्कोहल, दोनों में से एक वाटर निकल जाता है। रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से फिर क्या बनाना होता है? ईथर। तो इसे हम कॉन्सेप्ट ऐसे बना लेंगे भी, अगर कहीं लिखा हो हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पे आपको क्या बनाना है? ईथर। दो अल्कोहल में से एक क्या निकालना है? वाटर। रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ प्राइमरी में होगा बेटा, सेकेंडरी टर्शियरी में हमेशा अल्कीन ही बनेगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट हम ऐसे कॉन्सेप्ट बना लेते हैं एनसीईआरटी के बेस पे। 1 डिग्री अल्कोहल्स can form ethers at low temperature, that is less than 430। तो कहीं ये स्टेटमेंट आ रही है सर्टन रीजन में, तो इसे हम ऐड कर लेंगे। अदरवाइज 99% चांसेस तो वही है जो हमने पढ़े हैं, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट बनाने, वही है मेन तो डिहाइड्रेशन। ठीक है, एक जगह डिहाइड्रेशन बहुत इजीली हो जाता है, एक डिहाइड्रेशन और लिख लो। एक जगह डिहाइड्रेशन बहुत इजीली हो जाता है, सिर्फ हीट करो। अगर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या कार्बोनिल लिख देता हूं मैं, ये अल्डिहाइड भी हो सकता है। चेक करो, OH लगा है, बीटा कार्बन पे क्या है? कीटो है, आपस में डिस्टेंस कितना है? बीटा का। तो इसमें कुछ नहीं डालना, सिर्फ हीट करो। कभी ऐसे आ जाए भी ईज ऑफ डिहाइड्रेशन मैक्सिमम किसमें है, तो इसमें ईज ऑफ डिहाइड्रेशन मैक्सिमम है ड्यू टू कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म। इसमें H क्या होता है? एसिडिक। H एसिडिक अपने आप ही निकल जाएगा, आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हीट करो। हीट करने से H यहां से, OH यहां से, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल के यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड।
अगर H पॉजिटिव पहले निकल जाता है, कार्बन नेगेटिव बनता है। ऐसी एलिमिनेशन कहीं पढ़ी है हमने जिसमें कार्बन आयन बनता था? E1Cb होती है ये। तो इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा? E1Cb कार्बन आयन बनेगा, इधर से OH निकल जाएगा, वाटर। तो चार ऑप्शन में से कभी ऐसे आ जाए भी किसमें फास्टेस्ट है, तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, सिर्फ हीट करो थोड़ा सा, अपने आप ही डिहाइड्रेशन हो जाती है। क्योंकि H क्या है, कीटोनॉल की वजह से एसिडिक। तो H पॉजिटिव निकल के पीछे कार्बन नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव से इधर से OH निकला। E1Cb का एक और एग्जांपल आ गया। तो दो जगह डिहाइड्रेशन और नोट कर लो, एक तो टेम्परेचर का इफेक्ट, लो टेम्परेचर गिव्स ईथर, और एक E1Cb हो जाएगी, डिहाइड्रेशन बहुत इजीली हो जाएगी। एसिड भी नहीं डाला हमने, कुछ नहीं डाला, सिर्फ हीट किया, दैट इज ड्यू टू कीटोनॉल टॉटोमरेज। कर लोगे बेटा? तो दो तो ये रिएक्शन रह गए थे हमारे एनसीईआरटी में से। इसके बिना कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने रीड करनी है, वैसे तो सेम है। एक रिएक्शन और लिख लो, रिएक्शन विद मेटल्स, एसिडिक करैक्टर ऑफ अल्कोहल दिया हुआ है। जितने भी एसिड होते हैं बेटा, वैसे जनरल फीचर है कि एसिड मेटल के साथ, जैसे सोडियम आ जाए, हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, और हाइड्रोजन गैस निकालने से पता चल जाता है कि ये क्या है, एसिडिक है। तो इसका एसिडिक नेचर, कि ये एसिडिक होता है, दो तीन रिएक्शनें लिखी हुई है एनसीईआरटी में। पेज नंबर इज कितना? 334 पे। सोडियम के साथ एल्यूमिनियम के साथ, दीज आर रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर, क्योंकि ये क्या होते हैं, एसिडिक। एक सोडियम के साथ है, एक एल्यूमिनियम के साथ, दो लिखी हुई है रिएक्शनें। तो ये हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, आपने पहले भी 10th तक भी पढ़ा होगा कि मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन। ठीक है, फिर वो वाली रिएक्शन। एसिडिक रिएक्टर डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हमने पहले डिटेल पढ़ा हुआ है। EWG है तो ज्यादा, EDG है तो कम। फिनोल का एसिडिक रिएक्टर हम सारा पढ़ा है, डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, हो जाएगा। अब लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में नया कुछ भी नहीं है, जो हमने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी सेम ऑर्डर है। दो प्रॉपर्टीज दी हुई है। पहली प्रॉपर्टी दी हुई है फिजिकल प्रॉपर्टी में, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन द वाल फोर्सेस। वन द वाल फोर्सेस किस पे डिपेंड करती हैं? मोर नंबर ऑफ कार्बन, मोर वन द वाल फोर्सेस। सेम कार्बन है तो ब्रांचिंग से क्या होता है, कम। तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन्स इन चेन। सेकेंड, अगर सेम कार्बन है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो क्या इसमें कोई नई चीज है? सेम है, जो हर जगह हम पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में भी, अल्काइल हैलाइड में भी, सभी में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्वेश्चन देख लो, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। इसमें हमें कहा है इन्हें अरेंज कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दो क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज में। पहला है पेंटेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ओल, मीथेनॉल। इन्हें लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जितना बड़ा, जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा, जितने कम कार्बन उतना कम। अगर कभी कार्बन सेम है तो ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, ब्रांचिंग से कम हो जाएगा। अरेंज करो।
लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाओ, सबसे कम, उससे ज्यादा एंड सो। सबसे कम एक नंबर बताओ किसे दे, सबसे कम। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ब्यूटेन 2 होल और ब्यूटेन 1 होल में से किसका ज्यादा? 1 होल का ज्यादा। 2 में ब्रांचिंग आ गई तो इसका कम, इसका ज्यादा, और सबसे ज्यादा पेंट। तो यहाँ एक ब्रांचिंग वाला पॉइंट है। ये ब्यूटेन 2 होल थोड़ा स्फेरिकल हो गया, जितना ज्यादा स्फेरिकल उतना वनरेबल फोर्स क्या हो जाती है? कम। तो सेम है जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही। कर लोगे? हो जाएगा बेटा ये तो। और सेकंड एक प्रॉपर्टी दी हुई है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आर पार्ट हाइड्रोफोबिक है, जितना आर पार्ट बड़ा हो जाएगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो साइज ऑफ आर। ओएच तो सही है क्योंकि ओएच से पानी में घुलता है एच बॉन्डिंग की वजह से। तो इसमें 2 पार्ट हैं, आर एंड ओएच। ओएच ज्यादा होने से तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, आर ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी कम होएगी। अब अगर हम एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें, मोनोहाइड्रिक की, तो ओएच तो एक ही है। पीछे कार्बन चेन का साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो जितना कार्बन का साइज बढ़ेगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम। मीथेनॉल इथेनॉल कौन ज्यादा सॉल्युबल? इन्हीं का लिख दो, इन्हीं को सॉल्युबिलिटी में लिख दो। सोलबिलिटी ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे। सबसे ज्यादा मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, प्रोपेन 1 होल, ब्यूटेन 1 होल या 2 होल, किसकी ज्यादा? 2 होल। तो जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा। तो ब्यूटेन 2 होल छोटा साइज मान लेंगे, 1 होल की थोड़ी सी क्या मान लेंगे? कम। ठीक है, लास्ट पे 10। तो सेम ही चलेगा। आर साइज, जितना आर साइज बढ़ा, आर साइज में कार्बन देखने हैं और ब्रांचिंग देखनी है। कार्बन बढ़ने से बढ़ता है, ब्रांचिंग से कम होता है सोलबिलिटी। कर लोगे बेटा? तो सेम ही हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट हमने नोट करने हैं, फर्स्ट पेज पे आ जाओ एनसीईआरटी में। कुछ एक नेम दिए हुए हैं कॉमन जो याद करने हैं, जब से जैसे बिल्कुल फर्स्ट पेज पे एक बार बेटा रीड कर लेना है ना। फर्स्ट पेज पे कुछ लग रहा है इंपॉर्टेंट नोट करने वाला? कहाँ पे लिखा हुआ है? स्टार्टिंग में। हाँ लिखो बेटा, कॉपी पे लिख लो इसे। स्पिरिट यूज फॉर पॉलिशिंग वुडन फर्नीचर। स्पिरिट यूज फॉर पॉलिशिंग वुडन फर्नीचर इज इथेनॉल। स्पिरिट किसे कहते हैं? इथेनॉल को। जब हम स्पिरिट यूज करते हैं ज्यादातर क्या होता है? इथेनॉल। पहला इथेनॉल। एक होता है डीनेचर्ड अल्कोहल। क्योंकि आपको पता भी इथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी यूज होता है, ड्रिंक्स के लिए। तो फिर इसमें मिस यूज ना होने लग जाए
स्पिरिट गवर्नमेंट हमें बहुत सब्सिडाइज रेट पे बहुत सस्ता देती है, मिस यूज ना होने लग जाए इसकी वजह से इसमें डी नेचर किया जाता है ताकि ये पीने के लिए यूज ना किया जा सके। और वो डी नेचर दो तरह किया जाता है, या तो इसमें मीथेनॉल मिक्स किया जाता है, मीथेनॉल इज मिक्स्ड। मीथेनॉल डेंजरस है, अगर आप मीथेनॉल वाला अल्कोहल पीते हो तो मीथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है, पहले बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड, एंड फॉर्मिक एसिड कैन कॉज ब्लाइंडनेस। फॉर्मिक एसिड क्या कर सकता है, ब्लाइंडनेस कर सकता है। तो गवर्नमेंट इसमें पहले से थोड़ा सा क्या मिला देती है, मीथेनॉल, या फिर कुछ ऐसे कंपाउंड जो हमारे लिए डेंजरस हैं, सेकंड वो भी मिलाए जाते हैं, जैसे पायरिडीन मिला देती है। पायरिडीन मिला के भी इसमें क्या किया जाता है, डीनेचर, क्योंकि पायरिडीन भी ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल नहीं है। और क्या लिखा हुआ है, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड ये कहाँ लिखा हुआ है, एक पेज है हमारे पास 340, तो 100 चल रहे हैं, 210, 210 पेज पे बेटा 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड। एक मिथेनॉल का टॉपिक पढ़ना है, एक इथेनॉल का, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है। इन्वर्टेड राइमेज वाला भी इसी में लिखा हुआ है जो हमने आगे लिख लिया। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें क्या ऐड कर सकते हैं डीनेचुरेशन के लिए, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है पायरिडीन, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, एंड कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट भी पॉइजन है एक तरह का, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो स्पिरिट इज इथेनॉल, लेकिन इसे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज ना किया जा सके तो गवर्नमेंट क्या प्रिकॉशन लेती है, इसे डीनेचर करती है, उसमें कुछ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड ऐड कर दिए, पॉइजनस कंपाउंड ऐड कर दिए, मिथेनॉल ऐड कर दिया। और एक अच्छा क्वेश्चन है कि इथेनॉल सूटेबल है ड्रिंकिंग के लिए, लेकिन मिथेनॉल बिल्कुल नहीं है, मिथेनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, थर्ड, मिथेनॉल को कई बार वुड अल्कोहल भी कहा जाता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, इसलिए इसे वुड अल्कोहल भी कहा जाता है, ठीक है। 3 हो गए, डीनेचर्ड अल्कोहल, स्पिरिट, वुड अल्कोहल। चौथा लिख लो, एक कई बार पूछता है रबिंग अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को कहते हैं, इसे सैनिटाइजर में यूज करते हैं हैंड्स क्लीन करने के लिए, इसलिए क्या कहा जाता है, रबिंग अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लास्ट कहीं आ जाए पावर अल्कोहल, तो पावर अल्कोहल कहा जाता है इथेनॉल एंड पेट्रोल के मिक्सचर को, जो आजकल हम इंडिया में यूज करने लग गए, आपको बताया था। इसे पेट्रोल की जगह आजकल यूज करने लगे, ऑल्टरनेटिव फ्यूल है, इसलिए क्या कहा जाता है, पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल, ठीक है। रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, एक याद है हमने एजियोट्रोप बना लिया था 95.5% इथेनॉल प्लस 4.5% क्या था, वाटर, ये एजियोट्रोप बन जाता था, सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, इसे सेपरेट करना मुश्किल है, इसे सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है, इसे ऐसे यूज कर लेते हैं, क्या है, इसे रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है। तो एनसीईआरटी बेस्ड है, अभी कहीं हम मैकेनिज्म तो पढ़ते रहे, क्वेश्चन इसी में से आ रहे, व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, व्हाट इज वुड अल्कोहल, व्हाट इज पावर, है ना, तो एनसीईआरटी बेस्ड।
कर लोगे विदाई? तो स्टेटमेंट सही है या गलत है कि इसमें एक लाइन लिखी है, कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट इन सम कॉपर सल्फेट एंड पायरिडीन। सही है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सेक्शन के नंबर हो जाएगा बेटा। Why methanol is poisonous? Formic acid that causes blindness। ठीक है, फिर से फर्स्ट पेज पे आ जाओ। मोनोहाइड्रिक सेकंड पेज पे लिखा हुआ है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। सिंपल चीजें हैं। मोनोहाइड्रिक मीन्स एक OH लगा हो, लेकिन अगर ग्लाइकोल की बात करें तो ग्लाइकोल में कितने OH हैं? 2, तो उसे कहते हैं डाईहाइड्रिक। 3 OH लग रहे हैं उसे कहते हैं ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, तो कभी वर्ड यूज आ जाए सिंपल मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक। हाइड्रिक मतलब OH, कितने OH हैं। ठीक है, एक ये नेम अंडरलाइन कर लो बेटा। इसमें पेज नंबर 197 पे कुछ कॉमन नेम लिखे हुए हैं। 196 पे ग्लिसरॉल, और ये आगे ग्लिसरॉल तो मेरे ख्याल में आपको पता होगा, ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल। ग्लाइकोल 2 कार्बन पे OH लगा हो, ग्लिसरॉल 3 पे साथ साथ लगा हो। मान लो हमें कहते हैं ग्लिसरॉल में PCl3 डाला, क्या बनाओगे बताओ? तीनों OH हट के 3 Cl। तो इसकी रिएक्शन ऐसे पूछ लेगा। ग्लाइकोल में PCl3 डालें तो हमने पता भी OH हट के Cl लगाना है, 2 है तो 2, 3 है तो 3। तो ये ऐसे यूज हो जाएगा क्वेश्चन। दूसरे 197 पे कुछ फिनोल्स लिखे हुए हैं। फिनोल में चेक करो, क्रीसोल है कहीं लिखा है? पढ़ो क्रीसोल क्या होता है। अगर मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो उसे कहते हैं क्रीसोल। ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे, 3 जगह, ऑर्थो क्रीसोल, मेटा क्रीसोल, पैरा क्रीसोल। मान लो इसका मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, बताओ कौन सा ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनाएगा ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर? ऑर्थो क्रीसोल, मेटा क्रीसोल, पैरा क्रीसोल या ऑल? मेटा। तो इसका ऐसे है क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। क्रीसोल ही नहीं पता तो कैसे करोगे। तो क्रीसोल कैसे, किसे कहते हैं? मिथाइल लगा हो। कर लोगे बेटा? नेक्स्ट, एक 3 नेम हो रहा है। अगर 2 OH आ रहे बेंजीन पे, उसके 3 नेम है। अगर ऑर्थो है तो लिखो कैटिकोल कहा गया इसे। अगर मेटा है तो इसे क्या बोला है? रिसोर्सिनोल। और एक और है पैरा वाला, हाइड्रोक्विनोल, क्विनोल। ठीक है, तो 3 ये नेम याद करो। पढ़ेगा बताइए। बाकी अगर रिएक्शन चेक कर लो, हमने सारी पढ़ रखी हैं। अब देखो प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल में पहला पढ़ रखे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, रीअरेंजमेंट वाला। नेक्स्ट पेज पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उससे नेक्स्ट लिखा नहीं इसने, पर हमने पढ़ रखी ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। 3 का सेट इकट्ठा किया है। हाइड्रेशन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीमर्कुरेशन में नहीं होता। हाइड्रोबोरेशन में स्ट्रिक्टली कौन सा रूल? एंटी। मरकरी वाले में स्ट्रिक्टली मार्कनिकॉफ। तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। कार्बोनिल में हमने ग्रिग्नारिज्म वाला रिडक्शन पढ़ा, एक तो सोडियम बोरोहाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक ग्रिग्नारिज्म। लेकिन हमने बहुत डिटेल पढ़ा है, इसमें थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, आप एक बार रीड कर लेना। कॉपी पे हमने ज्यादा लिखा हुआ है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें, है ना। प्रेपरेशन ऑफ फिनोल में चेक करो, फिनोल में अंडरलाइन करो कार्बोलिक एसिड, मैंने लिखवा दिया था आपको। तो लिखा था फिनोल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। लिखो फिनोल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। फिनोल के प्रेपरेशन में लिखा हुआ है, फिनोल आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड was first isolated in early 19th century from coal tar। किससे आइसोलेट किया गया? कोल टार।
कोई तार आप कह सकते हो जो लुक डालते हैं सड़कों पे, उसमें भी एरोमेटिक फिनोल होता है, ठीक है, वहां से सेपरेट किया गया। आजकल क्या था, हम सिंथेसाइज करने लग गए इसे, और सिंथेसाइज के वही 3 मेथड है जो मैंने पढ़ाए हैं, डाउस प्रोसेस, डीसल्फोनेशन एंड क्यूमीन प्रोसेस, ठीक है। सल्फोनेशन में एक ऐड करो, ओलियम और लिखा हुआ है कहीं, चेक करो। तो अगर बेंजीन में ओलियम डाल दें तो इसके ऊपर SO3H ग्रुप लग जाता है। तो लिख लो, ओलियम होता है बेटा H2S2O7, और H2S2O7 पानी डाल के सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, H2S2O7 प्लस वाटर, इट गिव्स 2 मोल्स H2SO। तो H2S2O7 को कई बार क्या लिखता है, ओलियम। इट मीन्स बेंजीन की सल्फोनेशन के लिए बताओ इनमें से कौन कौन से यूज हो सकते हैं। ए ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड, बी ऑप्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड, सी ऑप्शन ओलियम, डी ऑप्शन ऑल। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी सेम काम करती है, पानी में घुल के क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम भी पानी में घुल के क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो तीनों ही कहीं यूज हो जाएं, एक ही चीज है। तो बेंजीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड भी SO3H लगाना है, बेंजीन प्लस SO3 भी SO3H लगाना है, बेंजीन प्लस ओलियम भी क्या लगाना है, SO3H, ठीक है। आगे देखो, डाइजोनियम वाला हमने पढ़ लिया, क्यूमीन प्रोसेस हमने पढ़ लिया। डाइजोनियम वाला मैंने पहले पढ़ा दिया, इसलिए यहाँ नहीं लिखवाया आपको। डाइजोनियम में हीट करते हैं, बॉयल करते हैं पानी से, क्या लग जाता है, फिनोल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने आज पढ़ ली है। एसिडी बता दिया आपको, सोडियम वाला। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल अल्कोहल का कोई एसिडिक करैक्टर बताओ, ऑर्डर, किसमें ज्यादा एसिड है किसमें कम। प्राइमरी में ज्यादा, क्योंकि यार EDG है, जितने ज्यादा R आएंगे EDG ज्यादा, एसिडी क्या होगी, कम। तो प्राइमरी ज्यादा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा टर्शियरी से। फिनोल की एसिडी हम पढ़ के आए हैं। स्टेरिफिकेशन हो गया हमारा डिटेल। आगे चेक करो कुछ बचा तो। डिहाइड्रेशन मैंने सारा डिटेल पढ़ा रखा है आपको। ऑक्सीडेशन में हमने टेस्ट कर लिए थे, PCC, KMnO4, कॉपर, क्रोमियम ऑक्साइड, ये सारे दिए हुए हैं। फिनोल के रिएक्शन हमने पढ़ लिए। फिनोल का नाइट्रेशन 3 कब लगते हैं, कंसंट्रेटेड हो, 1 कब लगता है, डाइल्यूट हो। ब्रोमीन 3 कब लगते हैं, वाटर हो, CH2 हो तो 1 लगता है। कोलवेज रिएक्शन दी है, रेमर डायमंड दी है। जिंक वाली हमने पहले पढ़ ली थी, फिनोल में जिंक डाल के बेंजीन बनाना, जिंक ऑक्साइड निकल जाता है, क्या बन जाता है, बेंजीन। ऑक्सीडेशन मैंने लिखवा दी, ठीक है, हो जाएगा बेटा। पूछो किसमें कैटलिस्ट होगा बेटा, कैटलिस्ट होगा। जो स्टेरिफिकेशन है, और स्टेरिफिकेशन कैटलाइज करने के लिए एसिड भी हो जाता है, इसने एक जगह पायरिडीन लिख रखा है, कैटलिस्ट है। एक तरफ अल्कोहल लिखा हो, एक तरफ क्या लिखा हो, एसिड, रिएक्शन क्या रहेगी, स्टेरिफिकेशन। पायरिडीन लिखा तो मान के चलो कैटलिस्ट है, उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। आगे देखो, ईथर्स में पढ़ो, प्रेपरेशन ऑफ ईथर। पहला मेथड है डिहाइड्रेशन, वो मैंने अभी पढ़ा दिया आपको, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पास भी नहीं होगे, NCERT भी नहीं पढ़नी तो कैसे चलेगा काम। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड, विलियमसन सिंथेसिस कर लिया हमने। इसकी कोई लिमिटेशन बताओ मुझे, विलियमसन की क्या क्या है। 3 डिग्री में कैंसी, आप बताओ क्या क्या लिमिटेशन है विलियमसन की, कहां कहां नहीं होती। फिर क्या पढ़ के आए हो NCERT, कहां कहां नहीं होती बेटा, ठीक है। 3 डिग्री में नहीं होती क्योंकि अल्कीन बन जाता है, अराइल में नहीं होती क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्ट। क्या था, SN2, तो SN2 कहां कहां नहीं होती है ना। क्लीवेज ऑफ ईथर हमने पढ़ रखा है, SN1 SN2 सारा डिटेल कर रखा है, क्लीवेज ऑफ ईथर।
पूछो कोई डाउट है तो फिर। लास्ट एक रिएक्शन पेज नंबर 219 पे है। क्या ये रिएक्शने 219 पे चेक करो, क्या ये रिएक्शने कर लोगे? ये बेंजीन की रिएक्शने है, बेंजीन की हेलोजिनेशन, बस इसने ऊपर ओ आर लगा दिया। तो आपको ये देखना भी जो ओ आर ग्रुप है ये प्लस आर है या माइनस आर? ओ आर ग्रुप प्लस आर है। अगर प्लस आर है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। हेलोजिनेशन ब्रोमीन AlCl3 डालते थे, बी आर लगता था, कहां कहां लगेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड डालते थे, क्या लगता है? NO2, लेकिन अगर ऊपर OCH3 लगा तो कहां कहां लगेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो आपको मैंने वहीं पढ़ा दी थी बेंजीन में कि सिमिलर रिएक्शन मिलेंगी बार बार, है ना। चेक करो, कोई भी डाउट पूछना है किसी ने? 216 पे हाँ बेटा, फिनॉल इज यूज्ड एज फिनोक्साइड, न्यूक्लियोफाइल बना लेते हैं इसे। अगर हमें विलियमसन सिंथेसिस करवानी है तो हम RH प्लस अल्कोहल, लेकिन साथ में क्या डालते थे? सोडियम। एक्चुअली क्या होता है, सोडियम पहले इससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है? RONA। इसे कहते हैं बेटा फिनोक्साइड, और ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। ये वाला O नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, X निकाल देगा, तो इसलिए सोडियम डाला जाता है ना। तो रोल ऑफ सोडियम है। ROH का क्या बनाता है? RO नेगेटिव। RO नेगेटिव और बेटर न्यूक्लियोफाइल, SN2 क्या हो जाएगी? ज्यादा ज्यादा SN2 करने के लिए O नेगेटिव लग गया, इसे अल्कोक्साइड कहते हैं। Cl3O नेगेटिव मिथोक्साइड, C2H5O नेगेटिव इथोक्साइड, फिनाइल का फिनोक्साइड। तो ऐसे बोला जाता है। तो इसे फिनोक्साइड बना दिया। विकी मार्कर और देके जा, कर लोगे बेटे? और कोई पूछो, और ले आओ, और ले आओ। कौन सा? वही है बेटा जो आज लिखवाई है। डिहाइड्रेशन में ईथर भी बन जाता है अगर क्या हो? लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर क्या बनता है? एल्कीन। तो अगर ईथर बना बेटा उसे सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, क्योंकि एक में OH हट के क्या लग गया? OR। अगर अल्कोहल से ईथर बना तो हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि OH हट के क्या लगा? OR। तो एक चीज हट के दूसरी लगनी, वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन। तो आपको याद है एक टॉपिक पढ़ा हमने, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, वही है ये। अगर लो टेम्परेचर तो सब्स्टिट्यूशन इज फेवर्ड, हाई टेम्परेचर तो एलिमिनेशन इज फेवर्ड। 1 डिग्री है तो सब्स्टिट्यूशन इज फेवर्ड, 3 डिग्री है तो एलिमिनेशन। वो बेस्ट एग्जांपल ये भी आ गया कि प्राइमरी में सब्स्टिट्यूशन करवाई है, लो टेम्परेचर पे करवाई है, सेकेंडरी टर्शियरी में क्या करवाई है? एलिमिनेशन, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन जो टॉपिक पढ़ा था वही है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और कोई है? आगे बढ़े फिर, नेक्स्ट सेक्शन लिखो। नेक्स्ट सेक्शन कर रहे हैं, एनसीईआरटी से बाहर की कर रहे हैं अब, जो एनसीईआरटी में नहीं है लिखो। हमें तो सारा ही करना पड़ेगा ना, करवा दे पिने को। देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ विसिनल, ऑक्सीडेशन ऑफ विसिनल अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ विसिनल पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। एक रिएक्शन बेटा आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगा क्वेश्चन करते हुए। अगर हमारे पास विसिनल अल्कोहल्स हैं तो जोनोलिसिस की तरह कुछ एक क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इनकी ऑक्सीडेशन आती है, दो रेजेंट हैं, एक है लेड टेट्रा एसिडेट लिखा रहता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मेन मान के चलो लेड 4 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट होगा? लेड 2 में, खुद रिड्यूस होगा, क्या काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और दूसरा HiO4, ये भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी ओजोनोलिसिस की तरह होएगी। कैसे है ये पता करने के लिए है कि क्या जो OH ग्रुप लगे हैं एक से ज्यादा, वो साथ साथ कार्बन पे लगे हैं या नहीं लगे। क्या होता है अगर आपका पहला कंडीशन कार्बन पे OH साथ साथ कार्बन पे जुड़े हैं, तब ये रिएक्शन होएगी। सेकेंड, अगर आपके O साथ साथ कार्बन पे जुड़े हैं, तब भी ये रिएक्शन होएगी। या फिर मिक्सचर आ जाए OH और O कार्बन साथ साथ पे जुड़े हैं, तब भी ये रिएक्शन होएगी। एंड दिस इज सिमिलर टू ओजोनोलिसिस। आपने याद करना है, मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे। याद रखो, अगर ये दोनों रीजन देते हैं तो आपको क्या करना है, पहले तो कंडीशन ढूंढनी है, अभी इनमें से OH साथ साथ आ जाए, डबल बॉन्ड O साथ साथ आ जाए, या फिर OH और O साथ साथ आ जाए। आपने इसे तोड़ना है, क्लीवेज कर देनी है। क्लीवेज करके एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक OH लगाना है। एक बॉन्ड तोड़ के उसकी जगह क्या लगाना है, एक OH। बस इतना काम करना। फिर देखेंगे क्या बने, एल्डिहाइड बने, कीटोन बने, एसिड बने, जो मर्जी बनता है। ठीक है, जैसे देखो पहला केस है, मान लो आपको क्या ग्लाइकोल है। ग्लाइकोल में अगर हम डालते हैं इनमें से दोनों में से कोई भी एक रेजेंट, तो आपको यहां से बॉन्ड तोड़ना है, और बॉन्ड तोड़ के क्या लगाने को कहा है मैंने, OH। जैसे ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड O लगाते थे, इसमें क्या लगाना है आपको, OH। तो पहला हिस्सा अगर यहां से टूटता है CS2 पे, एक OH तो पहले ही है, एक बॉन्ड टूटा है, एक बॉन्ड टूटा तो एक OH, दो तोड़ोगे तो दो OH, एक OH लगा दिया। नीचे भी यही बना, क्या इसमें कुछ बन सकता है, चेक करो। हाँ तो निकालो, वाटर निकाल के देखो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेंगे, फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, क्या बनेगा, फॉर्म एल्डिहाइड। तो एक ये वाला फॉर्म एल्डिहाइड बनेगा, ये वाला भी क्या बन जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड। आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी, यही होगी। ऐसे फिर तुम मुझे ग्लिसरॉल का करके दो। बॉन्ड याद रखो वहीं से टूटेगा, यहाँ OH साथ साथ कार्बन पे लगे हैं। इट मीन चेक करो क्या दोनों बॉन्ड टूट सकते हैं या नहीं। ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा। ट्राई करके देख, पहले कार्बन का एक बॉन्ड और लाके देखो, चल नहीं रहा। पहले कार्बन का एक बॉन्ड, एक OH लगा दो, दूसरे कार्बन पे कितने OH लगेंगे, दो, तीसरे पे 1। ट्राई करो क्या क्या बनेगा। चल नहीं रहा अभी यार, अच्छी तरह भर के दे। CS2OH, एक OH और आ गया, वाटर निकला, क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। सेकंड पे दो OH और लगेंगे, एक तो पहले से या दो और लग गए, लेकिन दो OH में से क्या निकलेगा, वाटर। फॉर्मिक एसिड बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O और एक क्या है, OH, तो बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O OH। तीसरा करके दो, फॉर्मेलिटी। तो ये सिमिलर टू क्या लग रहा है, ओजोनोलिसिस। ठीक है, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा हमने ऐसे ले, एक ये वाला कर लिया डबल बॉन्ड O वाला, एक डबल बॉन्ड O वाला करके देखते हैं। CS2OH, C डबल बॉन्ड O, CS2 CS2OH। चेक करो ABC, कितने बॉन्ड टूटेंगे, कितने, ए टूटेगा ओनली, बाकी तो नहीं टूटेगा, गैप आ गया फिर नहीं तोड़ना। ए टूटेगा ओनली, एक मोड यूज होगा लेड का या फिर HiO4 का।
तो यहां से टूटेगा सिर्फ एक बॉन्ड टूटा ऊपर वाले के लिए, तो एक OH और लगा दो। यहां पे CO के साथ क्या लग गया, OH। ये वाला स्टेबल नहीं है, इनमें से वाटर निकाल के क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो एक फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, एक ये वाला बनेगा। ठीक है, तो अगर साथ साथ है बेटा तब तो बॉन्ड टूटता, नहीं तो नहीं टूटता। कर लोगे अभी, हो जाएगा। अब लिखो, क्वेश्चन लिखो। What are products of oxidative cleavage of glucose? What are products of oxidative cleavage of glucose with HiO4? अगर HiO4 डाल दें तो ग्लूकोज के क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO, आगे हर एक कार्बन पे क्या होता है, एक एक OH। क्या लगता है, 1 2 3 4 5, क्या पांचों बॉन्ड टूटेंगे, टूटेंगे, विशेल पे हैं। पहले यहां से तोड़ दो, इस पे OH, यहां से तोड़ दो, लेकिन इस कार्बन पे कितने OH आएंगे, 2। यहां से तोड़ दो इस पे 2, यहां से तोड़ के इस पे 2, यहां से तोड़ा इस पे 2, लास्ट वाले पे 1। ठीक है, मुझे लगता है ये A B C और D वाला एक ही कंपाउंड बनेगा, क्योंकि सब पे एक चीज है, एक OH एक H 2 OH। तो ये 4 ABCD तो सेम बना दो, ऊपर वाला और नीचे वाला अलग बना दो। ठीक है, चेक करो क्या क्या बने। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको जेई में मिलेंगे इंटीजर टाइप। कितने बॉन्ड टूटेंगे, कितने फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे, कितने फॉर्मिक एसिड बनेंगे, कितने HiO4 लगेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, इंटीजर टाइप ज्यादा बनेगा, जेई का ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले का क्या बनाओगे, CHO के ऊपर एक OH लग गया, फॉर्मिक एसिड, ये था ना CHO, इसके ऊपर OH लग गया, फॉर्मिक एसिड। सेकंड कार्बन पे एक OH है एक H है, 2 OH और आगे, वाटर निकला, क्या बना, फॉर्मिक एसिड। फिर इंटीजर बताओ कितने मोल फॉर्मिक एसिड के बने, 5। ABCD तो सेम है ही है, एक ये भी सेम हो गया बाई चांस, तो कितने मोल फॉर्मिक एसिड के बने, 5। 4 ये हो गए, एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए, 5। लास्ट वाले का फॉर्मल्डिहाइड, इस पे अगर एक OH लग जाता है तो ये क्या बनता है, फॉर्म हो जाएगा बेटा। तो ऐसे आप क्लियर है। तो ज्यादातर इंटीजर टाइप बनेंगे, कितने ये बने, कितने ये बने, कितने मोल टूटे, कितने बॉन्ड टूटे। लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसके अंदर, लेड के साथ या HiO4 के साथ एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट तभी बनती है, हमेशा साइक्लिक के लिए प्लेनैरिटी जरूरी है, जब तक प्लेन में रहेंगे सारे मॉलिक्यूल तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जिसकी वजह से अगर आपका सिन है OH तो ऑक्सीडेशन होएगी, लेकिन अगर आपके एंटी हैं OH तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जा सकता है,
इसका HiO4 क्या बनेगा, इसमें तो क्लीवेज करनी है, इसमें क्या बनेगा, इसमें लिखना है नो रिएक्शन, क्योंकि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट तब बनती है अगर दोनों सेम प्लेन में हो, जाते अबव हो या फिर बिलो हो, अगर एक ऊपर एक नीचे है तो नो ऑक्सीडेशन। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाएगा, कभी एंटी वाले नहीं करेंगे, सिन वाले करेंगे, ठीक है, सिन या सिस, सिस वाले करेंगे, ट्रांस वाले नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले का क्लीवेज करवा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन बन जाएगी जैसे रोलिसिस में करते हैं, एक यहाँ OH आ जाएगा, एक यहाँ OH आ जाएगा, लेकिन दो OH में से क्या निकल जाएगा, वाटर, तो ये 6 की सीधी चेन बन जाएगी, और फर्स्ट और लास्ट पे क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड हो, फिर H लग जाएगा, हेक्सेन 1,6 डाई, हेक्सेन 1,6। किसी को चेयर कंफर्मेशन में याद है सिस कब होता था, एक्सियल एक्सियल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल या एक्सियल इक्वेटोरियल, कौन सा सिस होता था, एक्सियल इक्वेटोरियल सिस, और एक्सियल एक्सियल ट्रांस। तो कल को चेयर कंफर्मेशन में दे दे भी किस में होएगी किस में नहीं होएगी, तो सिस में होएगी। अब तुम देख लो ये सिस है या ट्रांस है, एक ये है OH OH, एक ये है, ये एक्सियल एक्सियल है, ट्रांस हो गया, ये एक्सियल है, ये वाला क्या होता है, बैंड होता है इक्वेटोरियल, ये क्या हो गया सिस। तो बताओ किसकी करोगे किसकी नहीं करोगे, इसकी लिखो यस होएगी, इसकी लिखो नो नहीं। तो सिन की होती है, एंटी वाले की नहीं होती। एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनानी है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना के करवाना है, पड़ेगा बेटा। तो जेई में एडवांस तक चला जाता है टॉपिक, काफी डिटेल पूछे आते हैं क्वेश्चन, कर लोगे बेटा ये। लास्ट एक कई बार यहां से स्टार्ट करता है, बेयर एजेंट याद है क्या करता था, हाँ तो इसमें बेयर एजेंट डालो, कोल्ड अल्केलाइन के MnO4 डालो, ए बनाओ, इसमें लिख देगा HiO4, देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां से कई बार लिंक कर लेगा। तो याद है अल्केलाइन के MnO4 एंड एक और बताया था, जो सिन हाइड्रोक्सिलेशन करवाते थे जिनका काम था OH लगाना, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। दो एल्कीन्स में हमने पढ़ा अल्केलाइन के MnO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करवाते हैं, OH लगाते हैं कहां पे, सिन पे, लेकिन एक लिखा रहता है बेटा पहले पर एसिड फिर वाटर लिखा रहता है, तो पर एसिड वाटर जो है ट्रांस करवाता है। पर एसिड होता था नॉर्मल से एक ऑक्सीजन ज्यादा हो, जैसे वैसे तो RCOOH होता है, इसमें O3 आ जाएगा, तो पहले में पर एसिड एक ईथर बन जाता था, साइक्लिक साइक्लिक ईथर की क्लीवेज होती थी वाटर से, OH आते थे, ये उल्टा लगाता है ट्रांस, सिन की जगह एंटी, ये दोनों क्या लगाते हैं सिन। तो एक एल्कीन में हमने सिन और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ी है, तीन रिएक्शनें हैं, दो सिन करवाती हैं अल्केलाइन के MnO4 एंड ऑस्मियम, एक करवाती है एंटी, तो यहाँ सिन वाला आपके काम आएगा। अगर तो सिन हुई है फिर तो HiO4 एक्शन करेगा, अगर यहाँ एंटी हुई है पर एसिड वाली तो फिर क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, ठीक है। तो पहले ए में क्या बनेगा, सेम साइड पे आ जाएंगे OH, मान लो एक अबव है तो दूसरा भी अबव, एक बिलो है तो दूसरा भी बिलो, अगर सेम साइड पे है तो क्लीवेज होएगी, ऑपोजिट तो क्लीवेज नहीं होएगी। तो इसकी क्लीवेज करके देख लो क्या सेम है क्वेश्चन ये वाला, है ना, तो एक इसे ऐसे लिंक कर ले, हो जाएगा बेटा। तो एक टेस्ट भी है, टेस्ट की तरह भी यूज हो जाएगा कि क्या OH साथ साथ हैं,
विसिनल है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे करना है, जोनोलिसिस की तरह है, HiO4 या फिर लेड टेट्रा। कर लोगे बताएं? ठीक है, तो इतना पढ़ो। आगे फिर नया चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। शीट जो रहेगी सब्जेक्टिव कल कंप्लीट कराओ बुकलेट के पीछे, ठीक है? आज कराए थे पूरा, कंप्लीट कराए थे, फिर लेवल 1 कराओ कल साथ में। 2 है ना एक्सरसाइज, एक लेवल 1 है, एक लेवल 2 है। लेवल 1 के जितने क्वेश्चन हो गए 20-30 कल करके आओ, ठीक है?